हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप टास्क। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को भी इसी में क्लियर कर देंगे, ओके। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास 3 के रिस्पांस बहुत कम थे और देखिए ऐसे जो भी पूरा कोर्स है वो आपके व्यूज़ पे टिका हुआ है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और उसके बाद अगर आप लोगों का रिस्पांस बहुत कम होगा, बहुत कम उस पर व्यूज़ रहेंगे, तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया हो रही है। एंड देन फिर मैं इस कोर्स को क्लोज़ करने की तरफ जाऊँगा और हो सकता है मैं इस कोर्स को क्लोज़ कर दूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जिस किसी भी ग्रुप में जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़े हों या व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े हों, तो वहाँ पे इस कोर्स को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पार्टिसिपेट करें इसमें और देखें इसे। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और फिर मैं बाकी आपकी टोटल कोर्स को कंप्लीट करने की मैं आपकी हेल्प करूँगा। नाउ, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूँ, क्लास 4th चलने जा रहा है। ये क्लास 4 है। आप क्लास 3 तक, इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लास 3 तक ज़रूर देखिए ताकि आपको एक पैटर्न का पता चले और एक वे से चलने का पता चले। फिर आगे आप हमसे जुड़िए और इस कोर्स को एंजॉय कीजिए। 999 का ये कोर्स है जो कि हर सुबह हम 8 बजे कर रहे हैं, ओके। अभी ये फ़िलहाल पूरी तरह से फ्री है, तो 8 बजे हर सुबह आप हमसे जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्स को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से, और साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे सौरभ पांडे ऑफिशियल से। नाउ वन मोर थिंग, हमारा ग्रुप है IBPS RRB स्केल 2। यहाँ 3500 से एबव बच्चे हो चुके हैं और इसमें डेली क्विजेस हो रहे हैं, तो आप क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है रिगार्डिंग IBPS RRB क्लर्क, PO या स्केल 2 स्केल 3 के, तो आप ग्रुप से जुड़ें, आपकी क्वेरी दूर कर दी जाएगी। यहाँ पे 17 से लेकर के 20 तक के जो बच्चे हैं वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो वो भी आपकी मदद करेंगे। नाउ, प्रेप टास्क हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। आप इससे जुड़ते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कोर्स की। नाउ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ये कुछ हम कहेंगे क्रोनोलॉजी है, इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस तो बहुत नहीं पुट होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहीं से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे पहली ही बात करें हम, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, यानी कि 1926 में, देखिए यहाँ ईयर नहीं पूछेगा आपसे, ओके, लेकिन इसके आगे का जो बात है वो समझिएगा। 1926 में द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस जो है वो रिकमेंड करती है कि रिजर्व बैंक ऑफ एक सेंट्रल बैंक जो है उसका फॉर्मेशन होना चाहिए। नाउ, सेंट्रल बैंक का फॉर्मेशन तो होना चाहिए, लेकिन ये जो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस है, इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, हिल्टन यंग कमीशन, ओके, हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जानते हैं। तो अब जो क्वेश्चंस हैं आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। हिल्टन यंग कमीशन सब लोग जानते हैं कि हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से आरबीआई बना, लेकिन कम लोग जानते हैं कि रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस हिल्टन यंग कमीशन का दूसरा नाम है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हिल्टन अब ना पूछ करके रॉयल कमीशन पर पूछा जा सकता है, यही ऑप्शन दिया रहेगा। तो बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका। नाउ, नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, 1927 में एक बिल लाया जाता है, लेकिन क्या होता है इस बिल में बहुत कम लोगों का अग्रीमेंट हो पाता है, तो उसके कारण के बिल वहीं ठंडे बस्ते में चला जाता है। ना 1933 में, यानी कि 1933 में, वाइट पेपर ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है वो ये रिकमेंड करता है कि रिजर्व बैंक का फॉर्मेशन यानी कि क्रिएशन होना चाहिए, और उसके कारण एक लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल को पेश किया जाता है। ये बिल 1934 में जा कर के पास कर दिया जाता है, ओके। 1934 में ये बिल पास कर दिया जाता है, और जैसे ही ये बिल पास होता है तो 1934 में ये एक्ट बन जाता है। आप सब लोगों को पता होगा, कोई भी बिल जब लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो जाता है देन फिर वो एक एक्ट बन जाता है, ठीक है। नाउ, तो ये बन जाता है आपका आरबीआई एक्ट 1934। आगे देखते हैं, 1935 में फाइनली जाकर के आरबीआई एक्ट 1934 की मदद से 1935 में रिजर्व बैंक का कमेंसमेंट होता है, यानी कि रिजर्व बैंक का फॉर्मेशन हो जाता है एज इंडियाज़ सेंट्रल बैंक की तरह। यह कब होता है, 1 अप्रैल 1935 को होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को हुआ। नाउ, कुछ लोग कन्फ्यूज़न हो गया था प्रियर वीडियोस में, जहां मैं सिर्फ अभी फॉर्मेशन की बात कर रहा था, यानी कि आरबीआई के फॉर्मेशन होने से पहले की घटनाओं के बारे में बात कर रहा था, तो वहाँ कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया। तो दैट्स वाई मैं इस क्रोनोलॉजी को और अच्छी तरह से समझाने के लिए इस स्लाइड में मैंने इसे ऐड कर लिया है। नो, जो पेड अप कैपिटल होता है आरबीआई का, वो
5 करोड़ रुपीज़ होता है और 50 मिलियन डॉलर होता है, रुपीज़ नहीं है। नो 1942 में यानी कि 1942 में बर्मा के, या जो अभी म्यांमार है उसको बोलेंगे, तो बर्मा के करेंसी इशूइंग अथॉरिटी के रूप में काम करना आरबीआई बंद कर देता है। यानी कि 1942 में आरबीआई एज अ इशूइंग अथॉरिटी ऑफ करेंसी इशूइंग अथॉरिटी ऑफ बर्मा क्लोज हो जाता है। अभी उसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। नौ पहले तो करेंसी इशूइंग बंद होती है और फिर क्या होता है, एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा 1947 में जाकर के इसे भी आरबीआई बंद कर देता है। यहाँ तो बर्मा में ये होता है। फिर पाकिस्तान में क्या होता है कि एज अ सेंट्रल बैंक पाकिस्तान में भी काम कर रहा होता है आरबीआई, तो 1948 में आरबीआई ये काम भी बंद कर देता है पाकिस्तान में। ओके, नाउ 1949 में जाकर के आरबीआई को नेशनलाइज किया जाता है अंडर रिजर्व बैंक ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये समझना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने फिर से लिया है ताकि अगर उधर कन्फ्यूज़न हो गया हो तो यहाँ आपको और क्लैरिटी हो जाए। बहुत कम समय में इसको हम निपटाएंगे, कह लेंगे। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ कौन सा एक्ट होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। नाउ हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का? हेडक्वार्टर सबसे पहले कैलकाटा होता है, जो कि मूव कर दिया जाता है मुंबई में 1937 में। ओके, आरबीआई जो है वो नेशनलाइज होता है 1949 में। आरबीआई जो है रिजर्व बैंक जो है वो फुल्ली ओन्ड हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नाउ कैपिटल कितना लगता है, तो 5 करोड़ रुपए लगते हैं। आगे चलें। नाउ ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। ओके, ऐसे पूरा ऑर्गेनाइजेशन का पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है। ज़रा देखिए, सबसे एपेक्स बॉडी जो होती है आरबीआई में वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। ओके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। देन फिर कौन आता है, देन फिर गवर्नर आते हैं, उसके बाद आता है डिप्टी गवर्नर, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, फिर आते हैं प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, देन फिर चीफ जनरल मैनेजर, फिर उससे छोटे होते हैं जनरल मैनेजर, फिर उससे छोटे होते हैं डेप्टी जनरल मैनेजर, देन फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, देन फिर मैनेजर, देन फिर असिस्टेंट मैनेजर और फिर सपोर्टिंग स्टाफ्स। ओके, तो एक हायरार्की मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको इस लेवल तक अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए या याद हो जाए तो बहुत है। ओके, डिप्टी गवर्नर तक आप याद कीजिए। सबसे बड़ा जो होता है वो कौन होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि गवर्नर होता है। जी नहीं, गवर्नर नहीं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। चूंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में गवर्नर ही होता है इसलिए वो बड़ा हो जाता है, लेकिन गवर्नर नहीं पद बड़ी होती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो एपेक्स बॉडी होती है आरबीआई की। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाउ सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, देखिए, रिजर्व बैंक्स अफेयर्स आर गवर्न्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने कहा था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ही ये गवर्न किए जाते हैं। द बोर्ड, ये जो बोर्ड है वो अपॉइंट करता है, जो बोर्ड जो है, द बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय, जो बोर्ड जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड और उसके जो टर्म्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड का जो कंपोजिशन होता है, इसमें एक ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं, जैसे जो गवर्नर होते हैं और डिप्टी गवर्नर होते हैं। नाउ एक गवर्नर बनाए जाते हैं। ओके, 1 गवर्नर बनाए जाते हैं, जो कि आपकी जो टर्म होता है उनका वो 5 साल का होता है। यानी कि 5 साल के लिए एक गवर्नर बनाए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटेड बाय, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और ये किस सेक्शन के तहत होते हैं, देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंडर सेक्शन 81A ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, इसके तहत ये बनाए जाते हैं। फिर सेक्शन 81A ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 के ही तहत डेप्टी गवर्नर भी बनाए जाते हैं। ये कितने होते हैं, ये 4 हो सकते हैं मैक्सिमम। इनका जो टर्म होता है, इनका भी टर्म 5 साल होता है। यानी कि डेप्टी गवर्नर और गवर्नर का जो टर्म होता है वो 5 साल होता है। एक गवर्नर बनाए जाते हैं और 4 डेप्टी गवर्नर बनाए जाते हैं अंडर सेक्शन 81A ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। आगे चलते हैं। नाउ कुछ नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट जो नॉमिनेट करती है, 10 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है, 10 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है, अलग अलग फील्ड से नॉमिनेट करती है। और जो 2 होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, ठीक है, जैसे। और इन सब का जो वो होता है, टर्म होता है, वो 4 साल का टर्म होता है। ये किस सेक्शन के तहत अपॉइंट किए जाते हैं, अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 81C ऑफ द रेगुलेशन एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इनको
स्टैब्लिश किया जाता है या कहें नॉमिनेट किया जाता है। इसके बाद 4 और डायरेक्टर होते हैं, अदर 4 डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये लोकल बोर्ड के होते हैं। आपने अगर आप जानते होंगे तो मैं बता दूं कि अलग अलग इनका लोकल बोर्ड होता है, ठीक है। आरबीआई का कहाँ कहाँ है, 4 लोकल बोर्ड हैं आरबीआई के, एक है मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा न्यू दिल्ली में और चौथा चेन्नई में, ठीक है। इनके जो मैक्सिमम टर्म्स होते हैं वो 4 साल के होते हैं और ये अंडर सेक्शन 81B ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बनाए जाते हैं। 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल भी होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ये भी अंडर सेक्शन 1D ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बनाए जाते हैं। तो कुल जो हैं हम कहें तो कुल आपके 21 मेंबर होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई में, ओके। आगे चलते हैं, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई में कितने मेंबर हुए, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है 21। और आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर जो है वो किस सेक्शन के तहत बनते हैं, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है। टर्म्स उनके याद रखने हैं आपको, 5 ईयर्स का टर्म्स है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। हमारे गवर्नर साहब हैं, यानी कि श्री शशिकांत दास जी हैं। उसके बाद 4 डिप्टी गवर्नर आते हैं, श्री M.K. जैन, डॉक्टर M.D. पात्रा, श्री M. राजेश्वर राव एंड श्री T. रविशंकर। ये अभी नए नए बने हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने बताया जैसा कि इन लोगों के नाम है, ये श्री शशिकांत दास जो है वो गवर्नर हैं और ये 4 डिप्टी गवर्नर्स के नाम हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। आगे देखें, लोकल बोर्ड्स ऑफ आरबीआई के बारे में बात कर लें, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे आपसे। देखिए, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल बोर्ड के अलावा लोकल बोर्ड भी होता है। ये 4 रीजन्स में होता है, आपको मैंने बताया था। देखिए कौन कौन से रीजन हैं। देखिए, वेस्टर्न रीजन का एक लोकल बोर्ड होता है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ईस्टर्न रीजन का एक लोकल बोर्ड होता है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। नॉर्दर्न एरिया का एक हेडक्वार्टर होता है, एक रीजन होता है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सदर्न एरिया एक लोकल बोर्ड होता है जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। अब देखिए, ईच ऑफ द 4 एरियाज हैव लोकल बोर्ड। सभी 4 एरिया में लोकल बोर्ड हैं। ईच लोकल बोर्ड हैव 5 मेंबर्स। सभी लोकल बोर्ड में 5 मेंबर्स होते हैं, ईच अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। सबके जो कार्यकाल होते हैं वो कितना होते हैं, 4 साल होते हैं। समझ में आ रहा है। सभी लोकल बोर्ड में 5-5 मेंबर्स होंगे, यानी कि इसके भी 5 होंगे, इसके भी 5 होंगे, इसके भी 5 होंगे और इसके भी 5 होंगे। इन सब में 5-5 मेंबर होंगे और सबके जो कार्यकाल होंगे वो 4 साल के होंगे। चलिए आगे देखते हैं फिर। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ द आरबीआई, ओके। रिजर्व बैंक का क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले आप जानते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को इशू करता है। क्यों इशू करता है भाई मॉनेटरी पॉलिसी को, ताकि प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ के साथ साथ प्राइस स्टेबिलिटी मार्केट में मेंटेन रहे, ये देखने का काम मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई करता है, ओके। और क्या काम करता है, इशूअर ऑफ करेंसी का काम करता है। करेंसी इशूइंग को देखना कि कब किस समय करेंसी इशूइंग पूरा पार्ट होता है, कब किस समय करेंसी इशू को करने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। एडिक्वेट सप्लाई, और जो भी आपके करेंसी हैं, जो मतलब सपोज़ कीजिए जो वियर एंड टीयर हो जाते हैं नोट्स या सॉइल्ड नोट्स होते हैं, ये सारे नोट्स जो हैं इनका पूरा प्रॉपर मेंटेनेंस भी जो है वो आरबीआई कर रहा होता है, ओके। तो एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्लीन एंड जेन्युइन नोट्स, ठीक है। डुप्लीकेट नोट्स अगर आ जाते हैं तो उनका अलग कार्रवाई होती है। तो ये सारी चीज़ें, सारा काम जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा होता है। फिर देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द, अब देखिए एक पॉइंट और है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है वो आपका क्या आरबीआई कॉइन छापता है, नोट्स तो छाप लेता है लेकिन आरबीआई कॉइन नहीं छापता है। तो कौन छापता है फिर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ कॉइन्स इशू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सप्लाई करती है आरबीआई को कॉइन्स छाप करके, जैसा डिमांड होता है उसके बेसिस पर। नाउ रिजर्व बैंक पुट्स द कॉइन इनटू सर्कुलेशन। रिजर्व बैंक जो है इसको सर्कुलेशन में डालता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर, ओके। आगे देखते हैं, रेगुलेटर ऑफ द बैंक्स। बैंकों का रेगुलेटर भी है, मतलब किस तरह से बैंक और अच्छे से परफॉर्म करेंगे, किस तरह से बैंक सेफ्टी रह सकते हैं, और जो उनके दुनिया भर के जो नियम हैं वो सारे नियम जो है वो रिजर्व बैंक एज अ रेगुलेटर काम करता है। उसको बैंकों को रेगुलेट करने का काम करता है, बैंकिंग सिस्टम को संभालने का काम करता है, और फाइनली मेंटेन द
स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को उनके मेंटेन रखता है, ठीक है। लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो ताकि उनके सिस्टम पे, बैंकों के सिस्टम पे बना रहे। नाउ रेगुलेटर ऑफ द मनी मार्केट, मनी मार्केट के रेगुलेटर का भी काम करता है। जाहिर सी बात है एमपीसी को फ्लक्चुएट करेगा तो मनी मार्केट तो हिल जाएगी, तो मनी मार्केट के रेगुलेशन का भी काम रिजर्व बैंक करता है। ओके, आगे देखते हैं। नाउ बैंकर एंड डेप्ट मैनेजर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ये एज अ बैंकर है, आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का एज अ बैंकर है और साथ ही साथ उनका डेप्ट मैनेजर भी है, ठीक है। मैनेजिंग द गवर्नमेंट्स बैंकिंग ट्रांजैक्शन, गवर्नमेंट का जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसका टोटल मैनेजमेंट जो है वो आरबीआई का की रोल है, यानी कि बेसिक रोल है। ये शुरू से ये करता चला आ रहा है। पहले जो है वहाँ के जो चार्टर्स हुआ करते थे उनके थ्रू काम करता था और वहाँ उनकी जो अकाउंटिंग होती थी वो संभालता था। धीरे धीरे फिर जब आरबीआई बना तो आरबीआई भी एज अ सोल काम आरबीआई का यही रहता था, ठीक है। तो कहने का मतलब आरबीआई का की रोल है ये एज अ डेप्ट मैनेजर और एज अ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। नाउ जैसे आप गवर्नमेंट देखिए क्या कह रहा है, गवर्नमेंट नीड्स टू कैरी आउट देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन एन एफिशिएंट इफेक्टिव मैनर, एक एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर से गवर्नमेंट का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, इसलिए ये काम बड़े खूबी से रिजर्व बैंक कर सकता है। आगे देखते हैं बैंकर्स टू द बैंक। ओके, बैंकर्स टू द बैंक का क्या कहने का मतलब है भाई, देखिए बैंकर्स टू द बैंक मतलब बैंकों का एज अ बैंकर की तरह काम करता है, यानी कि बैंकों का अगर आपस में कोई ट्रांजैक्शन होना है तो उस ट्रांजैक्शन, वो जो ट्रांजैक्शन है वो सेफ हो, एफिशिएंट हो, ये सारा काम भी देखना किसका होता है, रिजर्व बैंक का होता है। तो देखिए यहाँ लिख रहा है ना कि नीड देयर ओन मैकेनिज्म टू ट्रांसफर फंड्स, और बैंकों को चाहिए होता है कि उनका खुद का मैकेनिज्म हो ताकि वो एक दूसरे के बीच फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये काम जो है वो बड़े बहुत अच्छी तरह से आरबीआई उनके ये काम को भी फुलफिल करता है। नाउ आगे देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का भी काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नाउ एक बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, वो ये है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। द बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको हम बीपीएसएस कहते हैं, ठीक है। बीबीपीएस बहुत लोग जानते होंगे, बीपीएस भारत बिल पेमेंट सर्विसेज, ये वो चीज़ नहीं है। ओके, ये क्या है, बोर्ड ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, एक सब कमेटी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और ये हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है किस पर, पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री। ओके, पूरे पेमेंट जो कंट्री में पेमेंट सिस्टम जो है उसकी पूरी देखरेख और पूरी प्रेस्क्राइबिंग पॉलिसीज़ और जो स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं ये सारा काम बीपीएसएस करता है, यानी कि बोर्ड ऑफ रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बीपीएसएस जो है एम्पावर करता है क्या, आपको मैंने बताया स्टैंडर्ड्स को सेट करना, ठीक है, सभी पेमेंट के सेटलमेंट को पूरी कंट्री में एक तरह से कह लें कि मैनेज करना या देखना या संभालना, ये सारा काम बीपीएसएस का होता है, ठीक है। तो ये आरबीआई का ही एक पार्ट है, तो आरबीआई ये काम भी करता है। आगे देखते हैं। नाउ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को एजुकेशन देना रिगार्डिंग फाइनेंशियल एजुकेशन, ये भी काम होता है। और कंज्यूमर के जो भी प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, यानी कि सपोज़ कीजिए कुछ लॉस हो गया उसका बैंक की गलती के थ्रू, तो उस लॉस को भी प्रोटेक्ट करना जो है वो इसका आरबीआई का काम होता है। इसके कारण बैंक ने क्या किया, 1995 में बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम को लॉन्च कर दिया। यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कोर्ट में ना जा करके पहले आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन में कंप्लेन करेंगे और फिर वो कंप्लेन रिजॉल्व की जाएगी, ठीक है। अगर आप वहाँ की कंप्लेन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं देन फिर आप डेफिनेटली कोर्ट जा सकते हैं। नाउ देखें आगे, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, इस पर भी आरबीआई का एक की रोल होता है। आरबीआई को फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी देखना होता है और बाकी डेवलपमेंट्स को भी देखना होता है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को भी देखना होता है प्रोडक्टिव सेक्टर्स में, जैसे आपके रूरल में कहें और एमएसएमई सेक्टर्स में कह सकते हैं। आगे देखते हैं, आप यहाँ तक तो कंप्लीट है, आपको आई होप आपको फंक्शंस समझ में आ गए होंगे। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है वो है ये, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेक्शन 45ZB ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 के तहत
बनाया गया, ठीक है। ऑल्सो प्रोवाइड्स एन एम्पावर्ड 6 मेंबर मॉनिटरी पॉलिसी। अच्छा, मॉनिटरी पॉलिसी में कितने मेंबर होते हैं, अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो 6 मेंबर होते हैं, ओके, जिनमें से इन 6 में से 3 जो होते हैं वो एक्सटर्नल मेंबर होते हैं और जो 3 होते हैं वो इंटरनल मेंबर होते हैं, ओके। नाउ द एक्सटर्नल मेंबर, जो एक्सटर्नल मेंबर होते हैं वो 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसने पहली बार जो एमपीसी लाया था, यानी कि फर्स्ट एमपीसी जो थी वो सितंबर 2016 में आई थी, ओके। नाउ न्यू मेंबर अभी अभी जो मैंने आपको बताया 4 साल के लिए बनते हैं, तो 4 साल जो था वो 2020 में कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद 2020 में नए मेंबर बनाए गए। नाउ अब बात करते हैं जो इनके जो मेंबर्स हैं उनकी बात करें एमपीसी में, तो पहले तो चेयरपर्सन ही हो जाते हैं जो कि श्री शशिकांत दास जी हैं, ठीक है। फिर डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है, इंचार्ज मॉनिटरी पॉलिसी मेंबर, ठीक है, जो माइकल डेबत्रा पात्रा जी हैं। आगे देखते हैं। नाउ एक ऑफिसर हैं किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है, टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड मेंबर, जो सेंट्रल बोर्ड मेंबर ने नॉमिनेट किया, जिनका नाम है डॉक्टर मृदुल के सागर। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं क्या मतलब भी हैं। नाउ डॉक्टर शशांक भिड़े। अब देखिए यहाँ से क्या है, ये एक्सटर्नल मेंबर्स हैं, 3 आपको मैंने बोला एक्सटर्नल मेंबर्स हैं, 3 इंटरनल मेंबर्स हैं, 3 इंटरनल मेंबर का मैंने नाम बता दिया। अब बारी है एक्सटर्नल मेंबर्स की। तो डॉक्टर शशांक भिड़े जो हैं ये आपके एक्सटर्नल मेंबर हैं। ये क्या हैं, ये सीनियर एडवाइज़र हैं नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में, जो कि दिल्ली में है। नाउ दूसरे जो एक्सटर्नल मेंबर हैं वो हैं आशिमा गोयल जी, ठीक है, ये प्रोफेसर हैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट्स ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में, जो कि मुंबई में है, ये भी एक्सटर्नल मेंबर हैं। नाउ प्रोफेसर जयंत आर वर्मा हैं, ठीक है, ये क्या है, ये प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट में, जो कि अहमदाबाद में है, ओके। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। आगे देखते हैं। नाउ ये हैं आपके लोकेशंस, ओके, यानी कि आरबीआई कहाँ इस्टेब्लिश है, यानी कि आरबीआई के कुल जो ऑफिसेज हैं वो टोटल ऑफिसेज 31 लोकेशन पर हैं, 31 लोकेशन पर आरबीआई के ऑफिसेज हैं। और ये सारे जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, यानी कि जो चार्ट्स में आप मैप में आप देख रहे हैं, यहाँ ये 31 ऑफिसेज के नाम लिखे हुए हैं, ओके। चलिए, आई थिंक आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो। नाउ अब एक चीज़ बचती है कि आरबीआई की कुछ सब्सिडियरीज़ हैं जो टोटली आरबीआई द्वारा ओन की जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो, देखिए, एक है डिपॉजिट इंश्योरेंस। देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस बनता है कि इनके आपसे फुल फॉर्म पूछे जाएं, ठीक है ना। तो आरबीआई के सब्सिडियरीज़ के फुल फॉर्म याद रखना ज़रूरी है। डीआईसीजीसी है एक, जिसका डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम है। नाउ बीआरबीएनएमपीएल भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड नाम है। फिर रिबिट की बात करेंगे, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम है। और फिर है इफ्टाज, ओके, यानी कि इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। ये 4 आरबीआई की सब्सिडियरीज़ हैं जो कि टोटली ओन की गई हैं आरबीआई द्वारा। एक और है जिसे हम कहते हैं कि वो आरबीआई का एसोसिएट है, जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन एनसीएफई। इसमें आरबीआई के 30% स्टेक हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं इसकी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जानेंगे कि आरबीआई की जो सब्सिडियरीज़ हैं इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और इनके बारे में, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, और कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।